ईमानदारी से कहूँ तो उस शाम मेरी सास की पोशाक ही समस्या थी। उन्होंने सामान्य से ज़्यादा शरीर से चिपकी हुई एक ड्रेस पहनी हुई थी। जब भी वह रसोई में आती, जाती या सोफे पर बैठती, मेरी नज़र बार बार उन पर जा रही थी। यह गलत है, मेरा दिमाग यह जानता था, लेकिन मेरा शरीर ईमानदार था। मैं अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। मेरे पास अकेले ही इस स्थिति को संभालने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले तो मैंने किसी और महिला के बारे में सोचने की कोशिश की, कोई अभिनेत्री जिसे मैंने कभी देखा हो या राह चलती कोई अजनबी महिला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे दिमाग में बार बार मेरी सास का ही ख्याल आ रहा था। नहीं, यह गलत है। मैंने ज़बरदस्ती दूसरे विचारों को लाने की कोशिश की, लेकिन अंत में मैं अपनी सास के बारे में ही सोचने लगा। जो विचार मन में आ रहे थे उन्हें मैं रोक नहीं सकता था। मेरी सांसें तेज़ हो रही थी और ठीक उसी पल दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे यकीन था कि मैंने दरवाज़ा बंद किया था। तुम्हारी कल की शर्ट प्रेस कर दी है। मेरी सास शर्ट हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने सब कुछ देख लिया। मुझे कुर्सी पर बैठे हुए, मेरे हाथ की स्थिति, मेरे चेहरे के भाव। यह एक बहुत बड़ी और विनाशकारी आपदा का क्षण था। माँ, माफ़ कीजिए। मेरी सास ने जल्दी से शर्ट बिस्तर पर रखी। हाँ, हम बाद में बात करते हैं। वो दरवाजे पर एक पल के लिए रुकी, बिना पीछे मुड़े। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, मर्दों के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह घटना हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल देगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा समर्थन करेंगे तो हमें बहुत हिम्मत मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं इस साल 42 साल का हूँ। ये कहना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर होगा कि मैं कंस्ट्रक्शन के कारोबार में एक सफल व्यवसायी हूँ, लेकिन मैंने गांव से खाली हाथ दिल्ली आकर 20 साल से ज़्यादा पसीना बहाकर एक मध्यम आकार की कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की है। मैं दक्षिण दिल्ली के एक बड़े पेंट हाउस में रहता हूँ और आर्थिक रूप से एक आरामदायक जीवन जी रहा था। लेकिन एक साल पहले मैंने एक सड़क दुर्घटना में अपनी पत्नी मीरा को खो दिया, जो मेरी पूरी जिंदगी थी। मीरा मुझसे 10 साल छोटी थी। 32 साल की उम्र में वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शुरू से ही हमारे आसपास के लोगों ने हमारी उम्र के अंतर को लेकर चिंता जताई थी। 10 साल का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, बाद में पछताना पड़ सकता है, जैसी बातें मैंने अनगिनत बार सुनी थी। लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी मेरा पहला और आखिरी प्यार थी। उसके उज्जवल और गर्मजोशी भरे स्वभाव ने मेरे कठोर जीवन में रोशनी ला दी थी। उस रोशनी के बुझ जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैंने पागलों की तरह खुद को कंपनी के काम में झोंक दिया, लेकिन जब भी मैं खाली घर लौटता तो खालीपन मुझे घेर लेता। फ्रिज खोलने पर वह खाली मिलता। लिविंग रूम बहुत शांत होता और बिस्तर बहुत बड़ा लगता था। क्या मुझे ऐसे ही जीना होगा? मैं हर रात यही सोचते हुए सो जाता था। अंतिम संस्कार के बाद मेरी सास अक्सर आने लगी। इकलौती बेटी मीरा को खोने का उनका दुख भी बहुत बड़ा रहा होगा, लेकिन मुझे ठीक से खाते पीते और सोते न देखकर वह मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अर्जुन बेटा, खाना तो खा रहे हो ना? जब मेरी सास पहली बार आई थी तो उनके ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैं कोई जवाब नहीं दे सका, बस सिर हिला दिया। मेरी सास ने चुपचाप फ्रिज खोला और एक गहरी सांस ली। ऐसे कैसे चलेगा? हमारी मीरा ऊपर से देखकर कितनी चिंता करेगी। उस दिन के बाद से मेरी सास हफ्ते में 3-4 बार आने लगी। वह घर का खाना बनाती, कपड़े धोती और घर को व्यवस्थित करती। कभी कभी वह बस लिविंग रूम के सोफे पर चुपचाप बैठकर मेरे साथ समय बिताती थी। हम दोनों ही उस एक ही इंसान को खोने वाले एकमात्र समझने वाले थे और एक दूसरे के दुख को साझा करने से ही हमें सांत्वना मिलती थी। मेरी सास भी अकेली थी। मेरे ससुर का 5 साल पहले निधन हो गया था। जो जिंदा हैं उन्हें तो जीना ही है। एक शाम साथ में खाना खाते हुए जब मेरी सास ने उदास मन से मुस्कुराते हुए कहा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरी सास और मेरे बीच सिर्फ 13 साल का अंतर था। मैं उन्हें मम्मी जी कहता था, लेकिन असल में हमारी उम्र में ज़्यादा फासला नहीं था। मेरी सास ने 20 की उम्र में ही बेटी को जन्म दिया था और वह अब भी जवान और सुंदर दिखती थी। नियमित रूप से योग और सैर करने की वजह से वह 55 साल की होने के बावजूद अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान दिखती थी। इस तरह कुछ महीने बीत गए। शुरुआत में मेरे लिए खाना खाना भी मुश्किल था,
लेकिन धीरे धीरे मैंने मेरी सास के बनाए भोजन को खाना शुरू कर दिया। ज़बरदस्ती ही सही, मैं ऑफिस जाने लगा, काम करने लगा और घर लौटकर अपनी सास के साथ रात का खाना खाने की दिनचर्या दोहराते दोहराते मेरे दिल का दुख भी धीरे धीरे कम होने लगा। यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, लेकिन अब यह पहले की तरह दम घुटने वाला दर्द नहीं था। एक शाम रात के खाने के बाद जब मेरी सास बर्तन धो रही थी तो मैंने पहली बार उन्हें एक अलग नज़र से देखा। मेरी सास जब भी घर आती थी तो आरामदायक कपड़े पहनती थी, लेकिन उस दिन वह घुटनों से थोड़ा ऊपर आने वाली स्कर्ट पहनकर आई थी। बर्तन धोने के लिए सिंक के सामने खड़ी उनकी आकृति मेरी नज़रों में आ गई और मैं अनजाने में ही उन्हें देखता रहा। नहीं, यह गलत है। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें हटा ली, लेकिन मेरा दिल अजीब तरह से तेज़ धड़क रहा था। उस घटना के बाद से जब भी मेरी सास आती, एक अजीब सा तनाव पैदा होने लगा। इस तरह कुछ हफ्ते बीत गए। मेरी सास का आना जाना कम होने लगा। जो हफ्ते में 3-4 बार आती थी, अब वह हफ्ते में 1 बार और फिर 2 हफ्ते में 1 बार आने लगी। आजकल मम्मी जी नहीं आ रही। मैंने खाली फ्रिज को देखते हुए बुदबुदाया। मुझे उनके बनाए खाने की याद आ रही थी और साथ में खाना खाते हुए होने वाली बातचीत की याद आ रही थी। सबसे ज़्यादा मुझे मेरी सास की याद आ रही थी। मैंने उन्हें फ़ोन करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर टाल दिया। उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, वह हमेशा मेरा ही ख्याल नहीं रख सकती। लेकिन दिल के एक कोने में खालीपन था। ऑफिस से काम खत्म करके घर लौटते समय मैं इस उम्मीद में दरवाज़ा खोलता था कि शायद मेरी सास आई हो, लेकिन घर हमेशा खाली ही मिलता था। 1 महीना और बीत गया। एक शनिवार की दोपहर थी। मेरा फ़ोन बजा। मेरी सास का फ़ोन था। जिस अपार्टमेंट में मेरी सास रहती थी, वहाँ पुनर्विकास रीडेवलपमेंट की समस्या हो गई थी। मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन नया घर मिलने तक कुछ समय के लिए रहने की कोई ठीक जगह नहीं है। जब मेरी सास ने गहरी सांस लेते हुए यह कहा, तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव रखा, मम्मी जी आप मेरे घर आ जाइए, कमरे भी खाली हैं और अकेले रहने से तो बेहतर ही है। सच कहूँ तो मैं भी अकेले रहते रहते बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इतने बड़े पेंट हाउस में 4 कमरे थे और मैं अकेला ही इस्तेमाल कर रहा था, जिससे घर बहुत खाली लगता था। मुझे लगा कि अगर मेरी सास साथ रहेंगी तो शायद पत्नी की कमी थोड़ी कम महसूस होगी। मेरी सास ने कुछ देर सोचा, लेकिन क्या यह ठीक रहेगा? तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे ज़्यादा आराम मिलेगा। आखिरकार मेरी सास ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मेरी सास ने मेरे कमरे से सबसे दूर वाले गेस्ट रूम को चुना और हमने एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखते हुए रहने का फैसला किया। दिन में हम अपने अपने काम करते और शाम को साथ में खाना खाते। पहले कुछ दिन तो वाकई ऐसा ही रहा। हमने एक दूसरे की जीवन शैली का सम्मान करते हुए बिना किसी असुविधा के और समय बिताया। लेकिन एक ही घर में रहने से अजीब बदलाव शुरू हो गए। मेरी सास ने स्वाभाविक रूप से घर के कामों में हाथ बौंटाना शुरू कर दिया। धोने वाले कपड़े हों तो दे दो, मैं अपनी धुलाई के साथ ही डाल दूंगी। अरे नहीं, मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपनी मशीन लगा ही रही हूँ तो साथ में करना ज़्यादा आसान है। इस तरह मैंने कपड़े धोने के लिए दे दिए और कुछ दिनों बाद मेरे कमरे के दरवाजे के सामने करीने से तह किए हुए कपड़े रखे थे। उनमें मेरा अंडरवियर भी था। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरी सास ने मेरा अंडरवियर भी धो दिया था। रात के खाने के समय मैंने शर्मिंदगी के साथ बात छेड़ी, मम्मी जी अंडरवियर मैं खुद धो लूँगा। क्यों, गंदा तो है नहीं और धुलाई तो धुलाई है। मेरी सास ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, जब साथ रह रहे हैं तो इन सब बातों पर ध्यान मत दो। उसके बाद भी मेरी सास स्वाभाविक रूप से मेरे सारे कपड़े धोने लगी। शुरुआत में मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं इसका आदी हो गया। नहीं, शायद आदी हो जाना ही समस्या थी। यह बात कि मेरी सास मेरे अंडरवियर को छूती, धोती और तह करती थी, यह स्वाभाविक हो गया था और शायद इसी अपनेपन ने अनजाने में हमारे बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर दिया था। बड़ी समस्या इसके बाद शुरू हुई। सुबह जब मैं उठता तो मेरी सास पहले से ही रसोई में नाश्ता बना रही होती थी। एप्रन पहने, हाथ में फ्राइंग पैन लिए और गुनगुनाते हुए उनका रूप बहुत स्वाभाविक लगता था। लिविंग रूम में किताब पढ़ते हुए या सोफे पर बैठकर टीवी सीरियल देखते हुए भी वह अक्सर नजर आने लगी। खासकर शाम को सैर से लौटने के बाद जब वह लिविंग रूम में बैठकर चाय पीती थी तो वह दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने घूमने लगा।
मेरी सास घर में आरामदायक कपड़े पहनती थीं, लेकिन कभी कभी वह घुटनों से ऊपर आने वाली ड्रेस या स्कर्ट पहन लेती थीं। सोफे पर बैठते समय अनजाने में उनका पैर पर पैर रखना और हर बार दिखने वाली उनकी सुंदर पिंडलियां मेरी नज़र खींच लेती थीं। यह गलत है। मैं खुद को संभालने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी सास का स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर बार बार मेरी नज़रों में आ जाता था। 55 साल की उम्र में भी उन्होंने खुद को इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ था कि यकीन करना मुश्किल था। रात में नींद आना मुश्किल होता जा रहा था। पत्नी के जाने के बाद जो मेरी मर्दानगी पूरी तरह सो गई थी, वह धीरे धीरे जाग रही थी और वह मेरी सास की ओर निर्देशित हो रही थी। एक दिन मैं अपनी सास को ध्यान से देखने लगा। आंखों की बनावट, होंठों का आकार, मुस्कुराते समय का भाव। मेरी सास मेरी पत्नी जैसी दिखती हैं। नहीं, सटीक रूप से कहूँ तो मेरी पत्नी अपनी माँ जैसी दिखती थी। मेरी पत्नी मेरी सास का युवा संस्करण थी और मेरी सास मेरी पत्नी का परिपक्व संस्करण। इस सच्चाई का एहसास होते ही मैं और भी ज़्यादा भ्रमित हो गया। क्या यह पत्नी के प्रति मेरी याद की वजह से है या कुछ और? मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। साथ रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। मैं अपनी सास के प्रति और भी ज़्यादा सचेत हो गया था। जब मेरी सास सफाई करते हुए झुकती तो स्कर्ट के नीचे से दिखने वाले उनके सुंदर पैर मेरी नज़रों में आ जाते थे। सोफे पर जब वह अपने पैरों को सलीके से मोड़कर बैठती या जब अनजाने में उनका हाथ मेरे हाथ से छू जाता तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता। ऑफिस में भी मुझे बार बार मेरी सास का ख्याल आता था। आज मम्मी जी को क्या पसंद आएगा? वापस जाते समय उनके पसंदीदा फल ले चलूं? इस तरह के विचारों के साथ काम करते हुए मैं खुद को अजनबी महसूस कर रहा था और मुझे घर लौटने का इंतज़ार रहने लगा। पहले मुझे खाली घर से डर लगता था, लेकिन अब मुझे उस घर में लौटना अच्छा लगता था जहां मेरी सास थी। आ गए? दरवाज़ा खोलते ही मेरी सास मुस्कुराते हुए स्वागत करती थी। खाना तैयार है, नहाकर आ जाओ। यह एक वाक्य कितना सुकून देता था। खाने के समय हम दिन भर की बातें साझा करते थे। आज ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छा किया, बधाई हो। मेरी सास मेरी बातों को पूरे दिल से सुनती थी और खुश होती थी। हर बार मैं उनके चेहरे को देखने लगता था। जब हमारी नज़रें मिलती तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता था। यह क्या है? यह भावना आखिर है क्या? मैं जानता था यह सिर्फ एक आभार नहीं था। एक शनिवार की दोपहर थी। ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से मैं घर पर ही था। मेरी सास लिविंग रूम में योग कर रही थी। योगा मैट बिछाकर धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाने का उनका अंदाज बहुत सुंदर था। उन्होंने लेगिंग और स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई थी जो उनके शरीर की बनावट को और भी उभार रही थी। मैं रसोई में कॉफ़ी पीने का नाटक करते हुए उन्हें देख रहा था। कमर झुकाना, पैरों को सीधा फैलाना, हाथों को ऊपर उठाना, हर एक हरकत मेरी नज़रों में बस रही थी। यह यकीन करना मुश्किल था कि यह 55 साल की महिला का शरीर है। ऊर्जावान जांघें, पतली कमर, कोमल कंधे। मेरी सास वाकई बहुत खूबसूरत हैं। उसी पल मेरी सास ने सिर घुमाकर मुझे देखा। क्या हुआ? कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। मेरी सास मुस्कुराई। एक कप कॉफ़ी दे दोगे? प्यास लगी है। जी, लाता हूँ। मैंने कॉफ़ी बनाकर मेरी सास को दी। मेरी सास योगा मैट पर बैठकर कॉफ़ी ले रही थी और उस समय घुटनों से ऊपर उठी लेगिंग का निचला हिस्सा मेरी नज़रों में आ गया। मेरा दिल फिर से तेज़ी से धड़कने लगा। मैं यह क्या कर रहा हूँ? मैं अपने कमरे में लौट आया, लेकिन मेरी सास का दृश्य मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरी सास का चेहरा बार बार याद आ रहा था। योग करते हुए, खाना बनाते हुए, सोफे पर पैर रखकर बैठी हुई। मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैंने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन मेरा मन मेरे नियंत्रण से बाहर हो चुका था। मेरी सास के साथ रहते हुए 1.5 महीना हो चुका था। मैं अब अपनी भावनाओं को और नहीं नकार सकता था। जब भी मेरी सास घर का काम करती, जब भी वह मुस्कुराती, जब भी मैं उनकी आवाज़ सुनता, मेरा दिल बेचैन हो जाता। खासकर जब वह घुटनों से ऊपर वाली स्कर्ट पहनती तो मुझे समझ नहीं आता कि अपनी नज़रें कहाँ रखूं। ऑफिस में भी मेरा ध्यान नहीं लगता था। दस्तावेज देखते देखते अचानक मेरी सास का ख्याल आ जाता और मीटिंग के दौरान भी मैं अक्सर कहीं और खोया रहता था। ऐसे तो कोई बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मैं खुद को डांटता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता।
मुझे लगा कि मेरी सास ने भी कुछ महसूस कर लिया है। शायद उन्होंने यह भांप लिया था कि मेरी उन्हें देखने की नज़र बदल गई है। कभी कभी जब हमारी नज़रें मिलती तो वह पहले अपनी नज़रें हटा लेती थीं और ऐसा लगता था कि वह मुझसे थोड़ी ज़्यादा दूरी बनाने की कोशिश कर रही हैं। खाने की मेज पर भी हम पहले की तरह सहजता से बात नहीं कर पाते थे। अक्सर अजीब सी खामोशी छा जाती थी और हम एक दूसरे के प्रति सचेत होकर सावधानी से व्यवहार करते थे। एक शुक्रवार की रात थी। उस दिन ऑफिस में मुझे बहुत तनाव हुआ था। घर लौटकर भी मन शांत नहीं था। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया, नहाकर बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार मेरी सास का ख्याल आ रहा था। मुझे उनकी उस शाम की पोशाक याद आ रही थी। वह घुटनों से थोड़ा ऊपर आने वाली एक ड्रेस थी और जब वह खाना बनाने के लिए रसोई में जा रही थी तो वह दृश्य मेरी नज़रों में बस गया था। मैं बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। यह गलत है, लेकिन मेरा शरीर प्रतिक्रिया दे रहा था। पत्नी के जाने के बाद पहली बार मैं ऐसी भावना महसूस कर रहा था। मैं उठा और दरवाजे के पास गया। चटक की आवाज़ हुई। बंद कर दिया। मैंने राहत की सांस ली और वापस कुर्सी पर बैठ गया। मेरे पास अकेले ही इसे सुलझाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद की, सांसें संभाली और उस एहसास पर ध्यान केंद्रित किया जो मैंने बहुत समय बाद महसूस किया था। पहले तो मैंने कुछ और सोचने की कोशिश की, किसी पुरानी अभिनेत्री का चेहरा या राह चलती कोई अजनबी महिला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे दिमाग में बार बार मेरी सास का ही चेहरा आ रहा था। उस शाम ड्रेस पहने हुए रसोई में घूमती हुई, सोफे पर पैर रखकर बैठी हुई, मुस्कुराते हुए उनका चेहरा। नहीं, यह गलत है, मेरा दिमाग यह सोच रहा था, लेकिन मेरा शरीर ईमानदार था। जितना मैं अपनी सास के बारे में सोचता, प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती जाती। आखिरकार मैंने अपनी सास की छवि पर ही ध्यान केंद्रित कर लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं और उसी पल खटखट। अर्जुन बेटा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ के साथ मेरी सास की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर रुक गया, लेकिन मेरे पास जवाब देने का समय नहीं था। चर्र दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अरे, मैंने दरवाज़ा बंद तो किया था, लेकिन शायद ठीक से बंद नहीं हुआ था। तुम्हारी कल की शर्ट प्रेस कर दी है। मेरी सास शर्ट हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई और फिर वह रुक गई। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठे देख लिया था। मेरी हालत, मेरे चेहरे के भाव और मेरे हाथ की स्थिति, सब कुछ। मेरी सास की आंखें बड़ी हो गईं। ओह! मेरी सास के मुंह से एक हल्की सी हैरानी की आवाज़ निकली। माँ, माफ़ कीजिए। मैंने जल्दी से अपने घुटनों से खुद को ढकते हुए मुंह फेर लिया। मेरा चेहरा आग की तरह तप रहा था। मेरी सास का चेहरा भी पूरी तरह लाल हो गया था। माफ़ करना। मैंने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो मैं बस। शर्ट मेरी सास के हाथ से छूटकर गिर गई। जमीन पर पड़ी शर्ट को देखते हुए हम दोनों कुछ देर के लिए जड़वत खड़े रहे। मुझे सच में माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी सास की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरी सास ने जल्दी से शर्ट उठाकर बिस्तर पर रखा दी। हाँ, हम बाद में बात करते हैं। मेरी सास तेज़ी से कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर वह एक पल के लिए रुकी। ऐसा लगा जैसे वह अपनी सांसें संभाल रही हों, और फिर बिना पीछे मुड़े उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, मर्दों के साथ ऐसा हो जाता है। दरवाज़ा चुपचाप बंद हो गया। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया। हे भगवान, कितनी बड़ी बेइज्जती है। मेरे चेहरे की गर्मी कम नहीं हो रही थी। मैं अब और कुछ नहीं कर सकता था, बस दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर शर्मिंदगी में तड़पता रहा। कल सुबह उनका सामना कैसे करूँगा? लेकिन अचानक मेरे मन में एक अजीब विचार आया। जब मेरी सास ने जाने से ठीक पहले मुझे देखा था तो उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी नहीं थी, ऐसा लगा जैसे कोई और भावना भी मिली हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मैंने अपना सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिल अजीब तरह से तेजी से धड़क रहा था। उस रात मैं एक पल भी सो नहीं पाया। अगली सुबह बहुत अजीब थी। मैं सामान्य से देर से उठा। मैं अपनी सास का सामना करने से डर रहा था, लेकिन आखिरकार मुझे उनका सामना करना ही था। जब मैं रसोई में गया तो मेरी सास नाश्ता बना रही थी। उठ गए, नाश्ता कर लो, मेरी सास ने सामान्य रूप से स्वाभाविक आवाज़ में कहा। मैं सावधानी से मेज पर बैठ गया। ठीक से सोए? जी। आप? मैं भी ठीक से सोई।
हमने एक अजीब सा नाश्ता साथ में किया। बातचीत रुक गई और खामोशी छा गई। मैं जल्दी से नाश्ता खत्म करके ऑफिस जाना चाहता था। आज जल्दी आओगे? मेरी सास ने पूछा। पता नहीं, थोड़ा काम है। ठीक है, मैं रात का खाना तैयार रखूंगी। मैंने सिर हिलाया और काम पर चला गया। ऑफिस में भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। मुझे बार बार पिछली रात की घटना याद आ रही थी, जब मेरी सास मेरे कमरे में आई थी। उस पल का उनका चेहरा, उनके कहे शब्द। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मैंने अपना सिर हिलाया, लेकिन दिल के एक कोने में मैं अपनी सास को फिर से देखना चाहता था। शाम के 6 बजते ही मैं जल्दी से ऑफिस से निकल गया। घर जाते समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। आ गए? मेरी सास लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी। सामान्य के विपरीत वह रसोई में नहीं बल्कि लिविंग रूम में थी। जी, खाना अभी नहीं बनाया, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा। उनकी नज़रें सामान्य से अलग थी। बैठो। मैं मेरी सास के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। कल रात के बारे में मेरी सास ने पहले बात शुरू की। मैंने अपनी सांस रोक ली। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, सच में। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी सास ने हाथ हिलाकर कहा। एक आदमी अकेला रहता है तो ऐसा हो सकता है, मैं समझती हूँ, लेकिन जब बात खुल ही गई थी तो मैंने ईमानदारी से कहना जारी रखा। मैं आपके बारे में सोचते हुए ऐसा कर रहा था। मेरी सास की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? शुरू में ऐसा नहीं था। मैं कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा था। सच में। मैंने बिना सिर उठाए अपनी बात जारी रखी। लेकिन बार बार आपका ही ख्याल आ रहा था, साथ रहते हुए, हर दिन आपको देखते हुए। पता नहीं कब से आप मेरी नज़रों में बसने लगी थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैं जानता हूँ कि यह गलत है। आप मेरी पत्नी की माँ हैं और मैं आपका दामाद हूँ। लेकिन मेरी सास ने धीरे से पूछा। साथ रहते हुए मैं अपनी भावनाओं को दबा नहीं सका। मैंने ईमानदारी से कबूल किया। जब आप घर का काम करती हैं, सोफे पर बैठती हैं, जब आप घुटनों से ऊपर वाली स्कर्ट पहनती हैं, सब कुछ मेरी नज़रों में आता था। अर्जुन बेटा, एक मर्द होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सका। शुरू में मुझे बहुत अपराध बोध हुआ, अपनी पत्नी से भी और आपसे भी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन यह बढ़ता ही गया। ऑफिस में भी बस आपका ही ख्याल आता था और घर लौटने का इंतज़ार रहता था। यह सिर्फ अकेलेपन की वजह से नहीं है। मेरी सास कुछ देर चुप रही। मैंने भी सोचा है। मेरी सास ने धीरे से कहा, हम इस तरह साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे के प्रति सचेत होना स्वाभाविक है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक आदमी अकेला रहते हुए कितना मुश्किल महसूस करता है, यह मैं भी समझती हूँ। तुम्हें हर दिन खुद को रोकना पड़ता होगा। मेरी सास ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। कल भी मैंने तुम्हें अकेले कमरे में वैसा करते हुए देखा। मेरी सास का चेहरा लाल हो गया। माफ़ करना, मुझे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था। शायद मैं घर में बहुत ज़्यादा आरामदायक कपड़े पहनकर घूमने लगी थी। मेरी सास अपने घुटनों को सहलाने लगी। कल रात जो देखा, सच कहूँ तो मैं चौंक गई थी। मेरी सास की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे बार बार वही ख्याल आने लगा। मैं भी एक इंसान हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने मेरी सास का हाथ पकड़ लिया। मम्मी जी, अर्जुन। मेरी सास ने धीरे धीरे सिर हिलाया। आज तुम्हें खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी वही महसूस करती हूँ। मुझे लगा जैसे मेरा दिल रुक जाएगा। मम्मी जी, सच में? हाँ। मेरी सास ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। आज हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। मैं सावधानी से उठा। मेरी सास भी धीरे धीरे उठी। कमरे में चले? मेरी सास ने हल्के से सिर हिलाया। हम चुपचाप बेडरूम की ओर चल दिए। हम इतने करीब थे कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मम्मी जी, मैंने मेरी सास के चेहरे को देखा। मेरी पत्नी से मिलता जुलता चेहरा, लेकिन इसमें ज़्यादा परिपक्वता और गहरी सुंदरता थी। मेरी सास ने भी मेरी तरफ देखा और हमारे होंठ मिल गए। अकेलापन, यादें, सारी भावनाएं एक साथ मिल गईं। उस रात हमने सारी हदें पार कर दी। ऐसा लगा जैसे 1 साल से सोया हुआ मैं जाग गया हूँ। सच कहूँ तो मेरी सास मेरी कल्पना से कहीं बढ़कर थी। यह यकीन करना मुश्किल था कि वह 55 साल की हैं। यह उन रातों से बिल्कुल अलग था जब मैं अकेले कमरे में खुद को बहलाता था। एक असली इंसान की गर्मी, कोमल स्पर्श और साथ में महसूस होने वाली भावनाएं। मेरे शरीर को याद था मुझे इस चीज़ की कितनी कमी महसूस हो रही थी।
मेरी सास के लिए भी ये बहुत लंबे समय बाद हुआ था। शायद इसीलिए हम और भी ज़्यादा बेचैन थे। सुबह तक हम एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए। अगली सुबह मैं अपनी सास के बगल में जागा। सूरज की रोशनी पर्दों के बीच से आ रही थी। मेरी सास अभी भी सो रही थी। उनका चेहरा बहुत शांत था। हमने यह क्या कर दिया, मैंने सोचा, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि मेरा दिल सुकून से भरा हुआ था। मेरी सास ने भी आंखें खोली। हम कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। पछतावा हो रहा है? मेरी सास ने पहले पूछा। नहीं, आपको? मुझे भी नहीं। मेरी सास ने अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया। लेकिन मैं खुश हूँ। मैंने भी अपनी सास को कसकर गले लगा लिया। मैं भी। अब हम सास और दामाद नहीं थे, हम एक मर्द और औरत बन चुके थे। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते पूरी तरह बदल गए। दिन में हम अब भी एक उचित दूरी बनाए रखते थे, लेकिन रात होते ही हम एक दूसरे को ढूंढने लगते थे। ऑफिस में काम करते हुए भी सब कुछ अलग था। पहले मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं जल्दी से ऑफिस से घर जाना चाहता था, क्योंकि मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। शाम के 6 बजते ही मैं जल्दी से घर की ओर निकल पड़ता था। लिफ्ट में ऊपर जाते हुए भी मेरा दिल धड़कता रहता था। दरवाज़ा खोलते ही मेरी सास रसोई में रात का खाना बना रही होती थी। आ गए? आज जल्दी आ गए। हाँ, जल्दी आना चाहता था। मेरी सास धीरे से मुस्कुराई। नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। साथ में रात का खाना खाने का समय भी बदल गया था। अब पहले जैसी हिचकिचाहट नहीं थी। स्वाभाविक रूप से हाथ छू जाते, नज़रें मिलती और हंसी निकल आती। खाने के बाद हम लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर वाइन पीते, टीवी देखते देखते स्वाभाविक रूप से स्पर्श शुरू हो जाता। मेरी सास का हाथ पकड़ना, उनके कंधे पर सिर रखना, उनके बालों को सहलाना, सब कुछ बहुत स्वाभाविक था। मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर से हमने एक दूसरे को चूमा। उस रात भी हम साथ थे। कुछ दिन बीते, एक हफ्ता बीता और एक महीना बीत गया। हम और भी करीब आ गए। मेरी सास मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई और मैं उनकी ज़िंदगी का। वीकेंड पर हम साथ में किराने का सामान खरीदने जाते, पार्क में टहलते और फिल्म देखने जाते। बाहर हम अब भी सास और दामाद थे, लेकिन घर में हम प्रेमी थे। तुम्हारे साथ ऐसे रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक रात मेरी सास ने मेरी बाहों में सिमटकर कहा, बहुत समय बाद जिंदा होने का एहसास हो रहा है। मुझे भी। मैंने मेरी सास के बालों को सहलाया। अगर आप नहीं होती तो मैं अब भी अकेले ही जी रहा होता। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरी सास ने अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया। तुम्हारी वजह से मुझे फिर से एक औरत होने का एहसास हो रहा है। हम एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। 2 महीने बीत गए। हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। यह सिर्फ शारीरिक संबंध से आगे बढ़कर भावनात्मक रूप से भी करीब आ गया था। मैं अपनी सास से प्यार करने लगा था। शुरुआत में यह अकेलेपन को दूर करने का एक जरिया, बाद मग तो प्यानबे बार था, लेकिन अब यह सच्चा प्यार था। मम्मी जी, इस वीकेंड कहीं घूमने चले? एक शाम मैंने प्रस्ताव रखा। घूमने? हाँ, किसी शांत जगह पर, सिर्फ हम दोनों। मेरी सास कुछ पल के लिए हिचकिचाई। क्या यह ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, हमें कोई नहीं जानेगा। आखिरकार मेरी सास ने सिर हिला दिया। वीकेंड पर हम गोवा के लिए निकल पड़े। हमने एक शांत सा रिसॉर्ट बुक किया। वह समुद्र के किनारे था। वाह, ये कितना सुंदर है। मेरी सास ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आपको पसंद आया? यह देखकर अच्छा लगा। मैंने मेरी सास के कंधे पर हाथ रखा। हमने हाथ पकड़कर समुद्र तट पर सैर की। वहाँ हमें कोई नहीं जानता था। हम आज़ाद महसूस कर रहे थे। शाम को हम रिसॉर्ट लौटकर साथ में खाना बनाने लगे। मेरी सास के लाए सामान से हमने स्वादिष्ट रात का खाना बनाया। बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा है कि तुम्हें पसंद आया। मेरी सास मुस्कुराई। रात हो गई। हम टेरेस पर बैठकर समुद्र को देखते रहे। लहरों की आवाज़ आ रही थी। क्या हमें इतना खुश होने का हक है? मेरी सास ने बुदबुदाया। बिल्कुल है। हम खुश रहना डिजर्व नहीं करते हैं। मैंने मेरी सास का हाथ पकड़ा। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा। शुक्रिया, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। हमने एक दूसरे को चूमा और फिर कमरे में चले गए। अगली सुबह हम जल्दी उठे और सूर्योदय देखा। मेरी सास के साथ समुद्र तट पर बैठकर उगते सूरज को देखना, ये कितना सुंदर है। हाँ, सच में। मैंने अपनी सास को देखा।
सूर्योदय से ज़्यादा खूबसूरत मेरी सास थी। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने पहली बार प्यार का इजहार किया। मेरी सास की आंखें बड़ी हो गई और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी। हमने समुद्र तट पर एक दूसरे को गले लगा लिया। ये सबसे खुशी का पल था। गोवा से लौटने के लगभग 1 महीने बाद की बात है। एक शाम मेरी सास का फ़ोन बजा। फ़ोन पर बात करते हुए उनके चेहरे का भाव सख्त हो गया। हाँ, अच्छा, कब? फ़ोन रखने के बाद मेरी सास ने मेरी तरफ देखा। प्रिया भारत वापस आ रही है। आपकी बड़ी बेटी? मैं चौंक गया। प्रिया यानी मीरा की बड़ी बहन और मेरी सास की बड़ी बेटी। प्रिया 20 साल पहले अमेरिका चली गई थी और वहाँ एक व्यवसायी से शादी करके रह रही थी। मीरा के अंतिम संस्कार के समय भी वह कोरोना की वजह से नहीं आ सकी थी। अचानक, हाँ, अमेरिका की जिंदगी समेटकर हमेशा के लिए भारत वापस आ रही है। कह रही थी कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो मेरी चिंता होती है। मेरी सास की आवाज़ कांप रही थी। मुझे भी एक अनजाना डर महसूस हुआ। अगर प्रिया वापस आ गई तो हमारा रिश्ता खुल सकता था। वह कब आ रही हैं? अगले हफ्ते। और कह रही है कि कुछ समय के लिए मेरे साथ ही रहेगी। मेरा दिल बैठ गया। अगर प्रिया मेरी सास के साथ रहेंगी तो मेरी सास को यह घर छोड़ना होगा। अब क्या होगा? मेरी सास ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें सावधान रहना होगा। जी, मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरा मन भारी था। प्रिया के पति को काम की वजह से आने में लगभग 1 महीना और लगना था। 1 हफ्ते बाद प्रिया आ गई। हम एयरपोर्ट पर प्रिया से मिले, मैं और मेरी सास। प्रिया अब भी वैसी ही आत्मविश्वासी और स्टाइलिश दिख रही थी। 35 की उम्र में होने के बावजूद वह अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा जवान दिख रही थी। अमेरिका में लंबे समय तक रहने की वजह से उनका अंदाज भी काफ़ी ग्लैमरस था। जीजा जी, बहुत समय हो गया। हाँ, बिल्कुल। मैंने असहजता से अभिवादन किया। प्रिया ने अपनी माँ को ध्यान से देखा। माँ, आपका चेहरा देखकर अच्छा लगा। आप ठीक लग रही हैं। हाँ, कुछ तो बदला हुआ है। आपकी स्किन भी अच्छी हो गई है और आंखों में भी एक चमक है। मेरी सास ने सामान्य दिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं तनाव में था। प्रिया की नज़रें बहुत तेज थीं। एयरपोर्ट से निकलकर कार में बैठते ही प्रिया ने पूछा, माँ, आप आजकल कहाँ रह रही हैं? अभी तो मैं अपने दामाद के घर पर हूँ। क्या? क्यों? पुनर्विकास की वजह से अस्थायी रूप से। प्रिया की नज़रें और भी तेज हो गईं। तो क्या मैं भी वहीं रह सकती हूँ? होटल का खर्च भी ज़्यादा है। मेरी सास और मैं एक साथ सन्न रह गए, लेकिन हमारे पास मना करने का कोई कारण नहीं था। हाँ, ठीक है, मेरी सास ने बेमन से जवाब दिया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। प्रिया के साथ रहने से हम अब और आज़ाद नहीं थे। हम रात में साथ नहीं हो सकते थे और हमें एक दूसरे को देखने की नज़रें भी छिपानी पड़ती थीं। मैं ऑफिस का बहाना बनाकर देर से घर आने लगा और मेरी सास प्रिया के साथ समय बिताने लगी। 1 हफ्ता बीत गया। मैं और मेरी सास एक बार भी अकेले नहीं मिल पाए। प्रिया हमेशा घर पर रहती थी और हम पर नज़र रखती थी। एक रात जब प्रिया लिविंग रूम में टीवी देख रही थी, मैंने सावधानी से मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अर्जुन, नहीं, प्रिया जाग सकती है। दरवाजे के पार से मेरी सास की कांपती हुई आवाज़ आई। मैं अपने कमरे में लौट आया। मेरा दिल टूट गया था। इस तरह एक और हफ्ता बीत गया। प्रिया के साथ रहते हुए मैं और मेरी सास ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहने लगे। दिन में हम पहले की तरह दूरी बनाए रखते और रात में अपने अपने कमरों में रहते। लेकिन आदत एक डरावनी चीज़ होती है। एक सुबह की बात है, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन मेरी टाई ठीक से नहीं बांध रही थी। अर्जुन, इधर आओ। मेरी सास मेरे पास आई और मेरी टाई ठीक करने लगी। यह एक बहुत ही स्वाभाविक क्रिया थी और उनका स्पर्श बहुत परिचित था। मेरी सास का चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब था। हो गया। मेरी सास ने टाई को थपथपाते हुए मुस्कुराया। उसी पल मैं चौंक कर पीछे हट गया। लिविंग रूम से प्रिया हमें देख रही थी। एक और शाम, खाने के बाद की बात है। मेरी सास बर्तन धो रही थी और मैं उनकी मदद करने के लिए रसोई में गया। प्लेट देते हुए मैंने अनजाने में मेरी सास का हाथ पकड़ लिया। यह बस कुछ सेकंड की बात थी, लेकिन हमने हाथ नहीं छोड़ा और एक दूसरे को देखते रहे। जैसे ही मैं होश में आकर हाथ छोड़ने वाला था कि गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी। प्रिया बाथरूम से बाहर आ रही थी। मैंने जल्दी से प्लेट पकड़ा दी और रसोई से बाहर आ गया। और एक शाम
हम टीवी देख रहे थे और मेरी सास सोफे पर ही सो गई। जैसे ही उनका सिर एक तरफ गिरने लगा, मैंने सहज रूप से उनके कंधे को सहारा दिया। मेरी सास स्वाभाविक रूप से मेरे कंधे पर टिक गईं। यह एक बहुत ही परिचित क्रिया थी। प्रिया रसोई से पानी पीते हुए हमें देख रही थी। मैंने सावधानी से मेरी सास को जगाया। मम्मी जी, कमरे में जाकर सो जाइए। ओह माफ़ करना। मेरी सास जल्दी से उठ गई। एक और दिन मैं ऑफिस में किसी बात को लेकर परेशान था और उदास चेहरे के साथ घर लौटा। रात के खाने के दौरान भी मैं चुप रहा। क्या हुआ? मेरी सास ने चिंता भरी नज़रों से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। खाने के बाद मैं लिविंग रूम में चला गया और मेरी सास मेरे पीछे पीछे आई। प्रिया उस समय बाथरूम में गई हुई थी। सच में ठीक हो? मेरी सास ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर परेशान हो तो मुझे बताओ। उस गर्मजोशी भरे स्पर्श से मैं एक पल के लिए अपनी सास को गले लगाने ही वाला था, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से हम जल्दी से हाथ छोड़ दिए। प्रिया लिविंग रूम में आ गई। उसकी नज़रें तेज थीं। इस तरह के खतरनाक पल लगातार आते रहे। 1 महीना बीत चुका था। एक शाम प्रिया ने मुझे बुलाया। जीजा जी, आपसे कुछ बात करनी है। मेरा दिल बैठ गया। क्या उसे पता चल गया? लेकिन प्रिया ने कुछ और ही बात छेड़ी। जीजा जी, हमने घर ढूंढ लिया है। क्या? माँ के साथ रहने के लिए घर। अगले हफ्ते हम शिफ्ट हो रहे हैं। यह एक अप्रत्याशित बात थी। अचानक मेरे पति भी जल्द ही आने वाले हैं। उससे पहले घर सेट करना है। प्रिया ने शांत भाव से कहा। माँ को भी अब एक अच्छे घर में रहना चाहिए। वह हमेशा आपके घर पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। अब हाँ, मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। क्या प्रिया को शक हो गया है या सच में यह शिफ्टिंग का सही समय है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात मेरी सास ने चुपके से मुझे बुलाया। प्रिया के कमरे में जाने के बाद, अर्जुन, सुना तुमने? हाँ, आप शिफ्ट हो रही हैं। मेरी सास ने खिड़की से बाहर देखा। हाँ, लगता है अब समय आ गया है। मेरी सास की आवाज़ कांप रही थी। शायद अब हमें यह सब खत्म कर देना चाहिए। मैं यह उम्मीद कर रहा था, लेकिन मेरा दिल टूट गया। मम्मी जी, प्रिया को शक हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। तुम अभी जवान हो, तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी है। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारी वजह से मैंने फिर से जिंदा महसूस किया। एक औरत के रूप में फिर से जन्म लेने जैसा लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी। लेकिन अब मुझे तुम्हें जाने देना होगा, तुम्हारी भलाई के लिए। मैंने अपने आंसू रोके। मम्मी जी, माफ़ करना। और मैं सच में बहुत खुश थी। मेरी सास ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें खुश रहना होगा। किसी अच्छे इंसान से ज़रूर मिलना। मैं अपनी सास को गले लगा लिया। यह हमारा आखिरी आलिंगन था। 1 हफ्ते बाद मेरी सास और प्रिया ने एक नया अपार्टमेंट ले लिया। प्रिया के खरीदे एक बड़े अपार्टमेंट में दोनों माँ बेटी ने साथ रहने का फैसला किया। शिफ्टिंग वाले दिन मैंने सामान उठाने में मदद की। मेरी सास का सामान ट्रक में रखते हुए मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। अब सच में सब खत्म हो गया। जब प्रिया कुछ देर के लिए कहीं गई तो मैंने अपनी सास से आखिरी बार बात की। अपना ख्याल रखना। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा। आप भी। मैं ठीक हूँ। मेरी सास मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। तुम ज़रूर किसी अच्छे इंसान से मिलकर फिर से खुश रहना। मुझसे वादा करो। मैंने सिर हिलाया। वादा करता हूँ। जब हमारी नज़रें आखिरी बार मिलीं तो हम चुपचाप मुस्कुराए। शुक्रिया। मेरा भी। बिना कहे ही हम एक दूसरे के मन की बात समझ गए। ट्रक चल पड़ा। मैं वहीं खड़ा होकर ट्रक को ओझल होने तक देखता रहा। प्रिया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। जीजा जी, जी, अब आप भी किसी अच्छे इंसान से मिलकर खुशी खुशी रहिए। मैंने सिर झुका लिया। जी। प्रिया ने मेरे कंधे को थपथ पाया। उस दिन के बाद मैं फिर से अकेला हो गया, लेकिन इस बार बात अलग थी। मेरे दिल में एक गर्मजोशी भरी याद बाकी थी। मेरी सास के साथ बिताए पल, एक दूसरे को दी गई सांत्वना और प्यार के क्षण। यह अपराध बोध नहीं, बल्कि एक खूबसूरत याद बनकर रह गया। कुछ महीने बाद मैं कंपनी के एक इवेंट में एक महिला से मिला। वह लगभग मेरी ही उम्र की थी और उनका स्वभाव गर्मजोशी भरा और उज्जवल था। मैंने सावधानी से उनकी ओर कदम बढ़ाए। ये एक नई शुरुआत थी। मेरी सास भी कभी कभी मैसेज करती थी, ठीक हो? हाँ। आप भी अपना ख्याल रखिए। हाँ, तुम भी खुश रहना।
जी आप भी। हमने एक दूसरे को जाने दिया था, लेकिन हम पूरी तरह से भूले नहीं थे। कभी कभी जब मुझे मेरी सास की याद आती तो मैं मुस्कुरा देता। शुक्रिया मम्मी जी, मेरा भी शुक्रिया। इस तरह हमारी कहानी चुपचाप खत्म हो गई, बिना किसी अपराध बोध या पछतावे के, सिर्फ एक गर्मजोशी भरी याद छोड़कर। आज भी इस लंबी कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कोई यहाँ तक सुन रहा है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट में पूरी सुनी लिखकर हमारा हौसला बढ़ाएं। ये हमें बहुत हिम्मत देगा।